बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम केस की समाअत आज भी हुई। आज दूसरा दिन था और आज भी जो दरख्वास्त गुजारों के वकला थे उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे और बुनियादी नुकता यही था कि क्या सिविलियन का कोर्ट मार्शल या उनका जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं। इस हवाले से वकला का अगर हम उनके दलाइल का जिस निकालें तो उनका ये कहना था कि जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होता है तो उससे उनके जो बुनियादी आइनी हकूक़ हैं वो उनको पूरे नहीं मिलते, उस वो पामाल होते हैं। और जो यानी उसकी एक मिसाल दी गई कि जैसे आर्टिकल 10A है, बुनियादी इंसानी हक़ है कि फ़ेयर ट्रायल का हक़ जो है वो हर किसी का बुनियादी हक़ होगा, लेकिन ये फ़ेयर ट्रायल का हक़ जो है ये वहाँ पर पामाल हो जाता है। और इसके अलावा जो अदालत में आज कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पेश किए गए, क्योंकि अदालत ने तलब कर रखा था कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं और कौन सी गिरफ़्तारियाँ हैं और कितने लोग हैं जो अब तक हिरासत में हैं, कितनों के ख़िलाफ़ FIR है, किन के मुकदमात चल रहे हैं, किसका ट्रायल जारी है और कौन सी अदालतों में चल रहे हैं। ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ये भी आए थे। मैं अमूमी तौर पर आज जानना चाहूँगा कि जो दलाइल तो बहुत टेक्निकल किस्म के थे, लेकिन उसका जो जस्ट है, जैसे मैंने बताया कि बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेट कर रहा था वो, तो वो यही बात है कि ये हमें बताएंगे जमील साहब, हमारे दोस्त जो कि सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और मल्टीफेरियस पर्सनैलिटी है इनकी। सिर्फ डिफेंस में इनको नहीं देखा होगा आपने, और भी ये तमाम जो दीगर शोबे हैं उनमें ये माहिर जाने जाते हैं। जी कावना साहब, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है सारे मामले के अंदर। ख़ास तौर के ऊपर जो 21वीं आइनी तरमीम और फिर कुलभूषण जाधव के केस का जो हवाला दिया गया और उसमें फिर चीफ जस्टिस के भी जो रिमार्क्स सामने आए वो, और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक नुक्ता उठाया था, वो मैं उनके ज़रा करीब रहूँगा। वकला ने तो अपना केस सारा बनाया। एक चीज़ जो फेयर ट्रायल की आपने बात की, उसमें तमाम ही वकला का ये मौक़िफ़ है कि जब आप किसी भी शख्स को फ़ौजी ट्रायल के अंदर भेज देते हैं, कि जब मिलिट्री लीडरशिप फॉर्मेशन कमांडर्स ख़ुद ये फ़ैसला कर लेते हैं, उसकी अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि उनके पास नाकाबिल तरदीद ठोस शवायद हैं कि ये सारे के सारे जो है कि ये मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के ज़ुमरे में आ सकते हैं और तमाम शवायद उनके पास हैं, तो उसके बाद एक कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर कैसे लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस एलामिया के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2 जो है कि आर्टिकल 199(3) का हवाला दिया गया और इसको जजेस ने इंडोर्स किया कि 199(3) के तहत हाई कोर्ट्स के जो इख्तियारात हैं वो महदूद हो जाते हैं कि जब ये आप मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील लेकर आते हैं। और इसी तनाजुर में फिर जस्टिस जवाद ख्वाजा के जो वकील हैं अहमद हुसैन ख्वाजा, उन्होंने रेफरेंस दिया कुलभूषण जाधव केस का कि जब उसको अपनी मिलिट्री कोर्ट, और क्योंकि उसका भी कोर्ट मार्शल किया गया था, वो खुद भी मिलिट्री मौत हुई थी और यहाँ भी मिलिट्री उसका जो है कि वो ट्रायल किया गया था, तो उसके ख़िलाफ़ जब उसको अपील का ही हक़ दिया गया तो फिर आपको स्पेशल कानून साजी करनी पड़ी थी, क्योंकि जो मिलिट्री एक्ट है हमारा उसके अंदर वो बड़े महदूद अपील और रुख्सत दायरा कार है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फ़ैसला दिया था, क्योंकि उसका दायरा कार महदूद है, तो इनको राइट ऑफ अपील देने के लिए फिर हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे करना पड़ा। अच्छा, अब इस तनाजुर में अगर आप इस सारे मामले को देखें तो इस वक्त भी अगर हम इसको ये कहें कि एक गैर मुल्की के लिए भी ये जो यहाँ का ट्रायल और उससे जो फैसला आया था उसको फेयर ट्रायल नहीं कहा गया, उसको इंसाफ का तकाजे पूरे नहीं हुए और इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंडोर्स किया। ठीक है, और उस तनाजुर में हमें तो ये ख़तरा ये हो रहा था कि शायद कुलभूषण जाधव को वापस न करना पड़ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी वो पाकिस्तान में ही है। तो ये इतना अहम मामला है, इसलिए तो इसमें आपने आर्टिकल 9 और का हवाला दिया, 10 का और 25 का भी हवाला दिया गया कि जिसमें आपकी इक्वलिटी की बात होती है और तमाम शहरियों की आज़ादी की बात होती है। इम्तियाजी सलूक नहीं हो, बिल्कुल इम्तियाजी सलूक के हवाले से भी होता है। तो इसमें अभी इम्तियाजी सलूक नज़र आ रहा है। एक FIR है, उसके अंदर मुल्ज़मान जो हैं वो 25 हैं, 30 हैं, 50 हैं, लेकिन उसमें पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। और तमाम FIR अभी तक जितनी FIR सामने आ रही हैं वो सारी की सारी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हैं, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं है। दफ़ा तो जिक्र ही नहीं है तो जो चार्ज फ्रेम किया गया है, या चार्ज कह रहा हूँ, जो मतलब है जो अगर मुकदमा है, अगर जो मुकदमा है वो उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ही नहीं है। और आप ये देखें कि फैसल सिद्दीकी जब दलाइल दे रहे थे, तमाम जजेस, मंसूर शाह भी इसके अंदर, यही आफरीदी भी इसमें, जस्टिस आयशा मलिक भी ये बार बार ये सवाल कर रहे थे, चीफ जस्टिस खुद भी एजाजुल एहसन भी, कि ये बताएं कि ये तरीक़ाकार क्या होता है कि जो सिविल कोर्ट के अंदर केस है, मुकदमा है, उसको जब ट्रांसफ़र करना है मिलिट्री कोर्ट की तरफ, तो तरीक़ाकार क्या है। और वो उसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे थे। फिर टी ब्रेक हुई तो उसके बाद फिर उन्होंने आके जो मिलिट्री एक्ट का गालबन 157
13 या 14 सेक्शन है उसका हवाला दिया कि उसके तहत वो आते हैं और फिर लेके जाते हैं। अच्छा, ये सारे वो बुनियादी क्वेश्चन है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है। अब आ जाते हैं 21वीं तरमीम की तरफ हम आ जाते हैं। अब 21वीं तरमीम जो है कि उस वक़्त जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसके अंदर उस पॉइंट को हाईलाइट किया, क्योंकि नाज़रीन के लिए हम बता दें कि ये वो तरमीम थी जिसके तहत फ़ौजी अदालतें जो हैं वो आइन में फ़ौजी अदालतों को जवाज़ दिया गया। फ़ौजी अदालतों को APS साने के बाद जो दहशतगर्दी उस वक्त पाकिस्तान में हो रही थी, खुदकुश हमले हो रहे थे, फ़ौजी तनसीबात पे हमले हो रहे थे, उन सारे केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा गया था और उस वक़्त फिर 2 साल के लिए इजाज़त दी गई थी। उस 2 साल को एक्सटेंड किया गया था और फिर 2018-19 में वो काम ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके अंदर भी जो मामला था, जस्टिस जवाद ख़ाजा के वकील ये कह रहे हैं कि वो ख़ुसूसी हालात, मखसूस हालात के तनाज़ुर में इजाज़त दी गई थी और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वो मखसूस हालात का जो तज़किरा किया गया था वो कहा गया था कि मुल्क में जंगी हालात हैं। तो क्या इस वक्त मुल्क में जंगी हालात हैं? अच्छा, वो लोग थे, वो कलदम तंजीमों से वाबस्ता लोग थे और उसके अंदर गैर मुल्की लोग भी थे जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इन्वॉल्व थे। इस वक्त एक पोलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी एक ख़ास इंसिडेंट के बाद, तो इसलिए क्या इसको जंगी हालात या मखसूस हालात कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता? ये वो क्वेश्चन था। और फिर चीफ जस्टिस ने अभी अटॉर्नी जनरल के दलाइल से पहले जो आखिरी उनके रिमार्क्स आए थे वो इसलिए अहम है कि वो भी लोगों के जहन में होने चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है कौमी सलामती के अमूर में जब सिविलियंस किसी मिलिट्री ऑफिशियल के साथ मिलकर कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर के ख़िलाफ़ साजिश में या किसी हमले में या किसी कार्रवाई में शामिल हो, तो फिर ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसमें आप ये नहीं कर सकते कि इस किस्म के मामलात में कि नहीं उसका इधर होगा या उधर होगा। अब इस सारे केस के अंदर जो सेंस मिल रही है वो सेंस ये है कि जो मुकदमा आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या मिलिट्री एक्ट की वायलेशन हुई है तो हो रहा है, लेकिन ये सारे मुकदमात तो या तो 16 MPO के हैं, 3 MPO का है या 7 ATA के हैं और पॉलिटिकल नेचर है, पॉलिटिकल नेचर। और इनमें से आप फिर पिक एंड चूज़ कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि 102 अफराद इस वक्त हमने हवाले कर दिए हैं उनके, तो वो एक ही FIR में अगर 50 लोग हैं तो आप 5 या 10 तो दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे। तो ये जो मामला है ये वो पेचीदा मामला है जो आपकी डायरेक्शन तय कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब है कि इम्तियाजी सलूक हो रहा है और यकसा सलूक नहीं हो रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर सिर्फ 2 लाइनों में आप ये बता सकें कि आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या जजमेंट हो सकती है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चाहे 99 का हो या अब 2015 का केस जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ ने खुद इख्तिलाफी नोट लिखा था कि अब वो आइन के तहत तरमीम हुई थी और कहा था नहीं ये गैर आइनी है। इसमें एक ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एक्ट है, ये कानून के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम की गई है और आइन ये कहता है कि कोई भी कानून साजी ऐसी नहीं होगी जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक हो, रूल से मुतल्लिक हो, लेकिन इसको वो लीगल कह रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इससे पहले जितने भी खा वो शेख लियाकत के केस का हवाला दिया गया, फिर 62 का आइन के तहत भी हवाला दिया गया पुराने केसेस का, मुझे ये लगता है कि इसमें कोर्ट जो है कि वो सारे प्रोसीजर्स को देखेगी कि प्रोसीजर्स क्या हैं, वो अडॉप्ट किए गए हैं नहीं किए गए, और अगर ऑफिशियल एक्ट या आर्मी एक्ट के मुकदमात ही नहीं हैं तो फिर कैसे ये चीज़ें जा सकती हैं। इस बुनियाद के ऊपर इनको जो है वो ये कह सकते हैं कि नहीं, इनको आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर लेके जाएं। और इसमें एक तवक्को तो की जा रही थी कि शायद इंटरिम स्टे ऑर्डर होगा, लेकिन जो कल जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद हमें ये नज़र आ रहा है कि स्टे ऑर्डर नहीं, शायद ये मंडे को या ट्यूसडे को जब ये दलाइल सारे कंप्लीट होंगे तो डायरेक्ट ऑर्डर आएगा इस पर। थैंक यू खालिद साहब, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली ब्रीफ किया है। और ये हकीकत है कि ये वो मामला है जो कि तकनीकी भी है, कानूनी भी है और इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक भी है और सियासी भी है और एक हद तक, बल्कि बहुत एक लार्जर एक्सटेंट तक ये अस्करी भी है। तो इसलिए इस किस्म के फ़ैसले करने भी मुश्किल होते हैं और ये इस किस्म के केसेस को भी मुश्किल कहा जाता है। बहरहाल ये केस अभी चल रहा है, पीर को फिर समाअत होगी तो फिर देखेंगे केस क्या रुख इख्तियार करेगा, लेकिन हमें ये एक जांच ज़रूर हो गई है कि इस केस में क्या फ़ैसला आ सकता है।